Hello friends, welcome to my YouTube channel School Corner. क्लास 11th हिस्ट्री का थीम टू एन एम्पायर क्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स उसका सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ अभी मैं। उससे पहले तक हमने फर्स्ट पार्ट में काफी चैप्टर को कवर किया है। अर्ली उसकी हिस्ट्री है या एडमिनिस्ट्रेशन है। रोमन एम्पायर का कौन कौन से रूलर्स थे, वहां पर रूल किया, उसका एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है। 3rd सेंचुरी क्राइसिस, जेंडर लिटरेसी, ये सारा उसमें आ जाता है पार्ट 1 में। अगर आपको पार्ट 1 देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 में स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई थी एंशियंट रोमन एम्पायर में। सो रोमन एम्पायर के पास एक बहुत विशाल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। हार्बर, बंदरगाहें थी, खान थे या क्वेरीज थी, ब्रिक यार्ड, ईंटों का भट्टा था, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज थी। मतलब ये सारी चीजें जो इकोनॉमी को एनहांस कर रही थी। जो सामान गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मंगाया जाता था वो था वीट, वाइन, ऑलिव ऑयल। और ये सामान कहाँ से आता था, किस कंट्री से? स्पेन, गैलिक प्रोविंस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट एंड इटली से। और यहाँ पर इन इलाकों में जो जमीन थी वो ज्यादा फर्टाइल होने के कारण वीट की, वाइन की या ऑलिव ऑयल की जो प्रोडक्शन है वो अच्छे से होती थी। नेक्स्ट है, इसके अलावा हमारे पास जो कुछ लिक्विड है वो किस चीज में ट्रेवल करता था? लिक्विड था दैट इज वाइन और ऑलिव ऑयल। तो किस कंटेनर में डालकर उसको लेके जाया जाता था? दैट इज एम्फोरे, उसे एम्फोरे कहा जाता है। ये आपके पास 1 मार्क में आ सकता है। तो एम्फोरे के जो फ्रेगमेंट्स, टुकड़े मिले हैं, उन्हें, उन टुकड़ों को आर्कियोलॉजिस्ट ने जोड़कर ये देखा कि इस कंटेनर की शेप क्या थी और इसमें क्या कैरी किया जा सकता था। नेक्स्ट है स्पेनिश ऑलिव ऑयल। एक बहुत विशाल, मतलब एक वास्ट कमर्शियल प्रोडक्ट था, एंटिटी थी, चीज थी दैट रीच्ड इट्स पीक इन 140 टू 160, मतलब 140 से 160 सी के बीच में जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है उसका व्यापार बहुत बढ़ गया था। और जिस कंटेनर में स्पेनिश ऑलिव ऑयल लेके जाया जाता था उसे ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता है। ड्रेसल 20, ठीक है जी। स्पेनिश प्रोड्यूसर, मतलब इस जो पहले तो वहां पर इटालियन लोग थे, इटालियन जो ऑलिव ऑयल है वो मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन इटालियन ऑलिव ऑयल से मार्केट छीनी स्पेनिश ऑलिव ऑयल ने। उनके प्रोड्यूसर्स ने इसके लिए बहुत काम किया। नेचुरली बात है, अगर जो चीज एक फेमस मार्केट में होती है, अगर दूसरी चीज को फेमस करना हो पहले तो उसकी क्वालिटी अच्छी करनी पड़ती है और कुछ रेट भी डाउन करना पड़ता है। यही काम किया स्पेनिश प्रोड्यूसर्स ने, सो दैट इटालियन ऑलिव ऑयल को की मार्केट को खत्म कर सके वो लोग। सो बिग लैंड ऑनर्स जो थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो अलग अलग एरिया से एक दूसरे से कम्पीट करते थे सो दैट मार्केट पर कंट्रोल कर सकें और अपना सामान आसानी से बेच सकें। रोमन एम्पायर included the region that had reputation of exceptional fertility। मतलब रोमन एम्पायर में कुछ ऐसे एरियाज थे जिन जहाँ की जमीन ज्यादा उपजाऊ थी। कंपेनिया इटली में, सिसिली और फयाम इन इजिप्ट में, गैलीली और बाइजासियम ट्यूनिशिया, सदरन गॉल और बाइटिका सदरन स्पेन में। मतलब इसमें से जो एरियाज आपको इजिली याद हो सके आसानी से, जैसे कंपेनिया है, सिसिली है, फायम है, मतलब जो एरिया आपको आसानी से याद हो सके आप उनमें उनको कोट कर सकते हो। सो दीज एरिया हैड ए बेस्ट कंडीशन क्रॉप्स, मतलब जमीन फर्टाइल है तो नेचुरली बात है प्रोडक्शन भी अच्छी होगी वहां पर और क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी होगी। सो बेस्ट काइंड ऑफ वाइन जो है वो कहाँ से आती थी? अलग अलग एरिया का जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या सामान किस जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता था। वाइन कहाँ से आती थी? कंपेनिया से। कंपेनिया कहाँ है? इटली में।
ठीक है। सिसिली और बाइजेंटियम एक्सपोर्ट करते थे व्हीट, किसको? रोम को, राइट। लार्ज एक्सपेंसेस जो है रोमन टेरिटरी वर इन मच लेस एडवांस स्टेज, इतनी उनकी एडवांस स्टेज नहीं थी जो लार्ज एक्सपेंसेस थे रोमन एम्पायर टेरिटरी के। सो ट्रांसह्यूमेंस, ये कुछ टर्म्स हैं, आपको इस वीडियो के लास्ट में भी इस टर्म्स के मीनिंग मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपके पास ये बुक में भी आसानी से है वो मिल जाते हैं। ट्रांसह्यूमेंस जो है दैट इज अ हेडमैन्स रेगुलर, हर्डमैन का रेगुलर एनुअल मूवमेंट है। तो जो चरवाहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं जैसे जैसे मौसम चेंज होता है। सो ट्रांसह्यूमेंस वो द वाइड स्प्रेड कंट्री साइड ऑफ नुमीडिया में, मॉडर्न अल्जीरिया में, ये वहां पर बहुत फैले होते हैं। ये पेस्टोरलिस्ट और सेमी नोमैडिक कम्युनिटी, पशुपालक और जो जिनको हम बंजारे कह जाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये कम्युनिटी ऑफन मूव पर रहती थी। अपने साथ अपनी एक अवन शेप हार्ट लेके चलते थे जिससे मैपेलिया कहा जाता था। ये भी आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, एमसीक्यूज आते हैं जो। सो रोमन एक स्टेट एक्सपेंडेड इन नॉर्थ अफ्रीका, रोमन जो साम्राज्य वो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ बढ़ा, फैला, और वहां की जो जमीन थी, जो पेस्चर्स थे ऑफ दीज कम्युनिटीज, they were drastically reduced और their movement more tightly regulated। नेचुरली बात है, जानवरों के लिए अगर उनको चारगाह नहीं मिलेगी तो उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। सो इन स्पेन द नॉर्थ वाज इकोनॉमिकली मच लेस डेवलप्ड। अगर हम स्पेन में बात इन द स्पेन में देखें तो नॉर्थ में इकोनॉमिकली वो एरिया कम डेवलप था, इकोनॉमी इतनी डेवलप नहीं थी वहां पर। इन दिस एरिया पेजेंट्री, जो एक किसान वर्ग है जो सेल्टिक स्पीकिंग है, वो कहाँ रहते थे? हिल टॉप विलेजेस में, जिसे कैस्टेला कहा जाता था। और जब मौसम बदलता, इन्हीं हिल टॉप से वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते थे, क्योंकि वहां ठंड कम होती थी। पहाड़ी के ऊपर ठंड ज्यादा होती है, तो जब मौसम ऐसा सर्दी का आता तो वो पहाड़ी के नीचे की तरफ मूव कर जाते थे। सो इन रोमन एम्पायर वाटर पावर वॉज वेरी एफिशिएंट। कुछ और जो डेवलपमेंट वहां पर टेक्नोलॉजी डेवलप थी वहां पर, क्या क्या चीजें हैं? एक आ जाता हमारे पास, पावर वॉज इफेक्टिवली यूज अराउंड मेडिटेरेनियन सी। क्या थी? वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी, ये डेवलप थी वहां पर। और हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक का भी वहां बहुत यूज होता था। कहा? स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस में। और गिंजेटिक इंडस्ट्री जो थी, बहुत विशाल इंडस्ट्री डेवलप होगी वहां पर, जिसके कारण इकोनॉमी और डेवलप हुई रोमन एम्पायर की। सो नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल भी थे वहां पर, कॉमर्स बहुत अच्छा था, व्यापार वाणिज्य और बैंकिंग नेटवर्क भी वहां एग्जिस्ट कर रहा था, जिसने व्यापार को बढ़ने में और सहायता की। सो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी, मतलब मनी का इतना ज्यादा यूज इंडिकेट करता है कि रोमन एम्पायर हैड सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमी बहुत डेवलप थी, विकसित थी। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास कि वहां पर वर्कर्स की क्या कंडीशंस थी और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता था। ठीक है जी, नेचुरली बात है, अगर इतनी इंडस्ट्री हम बात कर चुके हैं यहाँ पर इसके शुरू में कि हार्बर्स हैं, माइंस हैं, क्वेरीज हैं, स्टोन के जो यहाँ पे स्टोन बनता है, कटिंग होती है, और ब्रिक यार्ड है, ईंटों का भट्टा है, ईंटें बनती हैं, ये ऑलिव ऑयल फैक्ट्री, वहां नेचुरली बात है वर्कर्स होंगे। ठीक है ना, वर्कर्स होंगे, तो वर्कर्स की क्या कंडीशंस थी? सो स्लेवरी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी, उसकी जड़ें एशियंट रोमन एम्पायर में बहुत नीचे तक चली गई थी, स्लेवरी की, दासता की। सो स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड और ग्रेटली यूज्ड एज लेबर, इन दासों से लेबर का काम करवाया जाता था, बट इट वाज नॉट ऑलवेज स्लेव्स दैट परफॉर्म्ड लेबर इन द इकोनॉमी। मतलब सिर्फ लेबर ही इकोनॉमी में काम नहीं करते थे, और भी लोग थे जिनको मतलब खरीद कर लाया जाता था।
सो स्लेव्स एक तरह की इन्वेस्टमेंट थे। वन रोमन राइटर एडवाइस करता है लैंड ओनर जो जमींदार थे नॉट टू यूज देम वेयर हेल्थ कुड बी डैमेज, मतलब एटलीस्ट उनकी सेहत का ध्यान तो रखा जाना चाहिए, इसलिए इनको ऐसी गंदी जगहों पर यहाँ वर्किंग कंडीशन हाइजीनिक नहीं है वहां इनको नहीं यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज बेसिकली स्लेव्स है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना। सो रोमन अपर क्लास ऑफन ब्रूटल टुवर्ड द स्लेव्स, तो अपर क्लास तो कभी लोअर क्लास के लिए सोचती नहीं, ना तब थी ना आज है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कंडीशन होती है इनकी, क्या किस हालत में रहते हैं, या प्रॉपर खाने को मिल पाता है या नहीं, ऐसा सोचना इन लोगों के बस में नहीं रहता, ठीक है। ये सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, जितने भी अपर क्लास है अपने बिजनेस का अपने पैसों का ध्यान रखते हैं। सो दे वर ब्रूटल टुवर्ड्स द स्लेव्स। एज पीस एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट सेंचुरी, पहली सदी में वहां पर शांति का माहौल था, जो सप्लाई ऑफ स्लेव्स डिक्लाइन हो गई, ठीक है। युद्ध के टाइम पर बेसिकली वॉर कैप्टिव्स को स्लेव्स बना के भी लाया जाता है, लेकिन शांति का माहौल है, युद्ध थे नहीं, तो स्लेव्स की जो सप्लाई है कम हो गई, और यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर दे हैड टू टर्न टू द स्लेव ब्रीडिंग, तो लोगों ने स्लेव्स की ब्रीडिंग करनी शुरू कर दी। चीपर सब्स्टिट्यूट, ये सबसे सस्ता आसान तरीका था, लाइक वेज लेबर विच वाज इजीली डिस्पेंसेबल, ठीक है। सो चीपर सब्स्टिट्यूट था वेज लेबर्स। नेक्स्ट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री लेबर यूज की जाती थी, पैसा नहीं दिया जाता था। स्लेव्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद, सिर्फ उन्हें उतना ही खाना और दिया जाता था जिससे वो मतलब उनका वो जीवित रह सके, और मेंटेन थ्रू आउट द ईयर विच इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग दिस काइंड ऑफ लेबर। स्लेव्स हैड टू बी प्रोवाइडेड, सिर्फ फूड और उतना ही मेंटेन, सो दैट सारा साल, और उनकी जो कॉस्ट है मालिक को ज्यादा ना पड़े। सो दिस इज द रीजन स्लेव्स आर नॉट एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर, लेकिन उनको खाने की जो कॉस्ट है, उनको रखने की जो कॉस्ट है, वो कई बार ज्यादा हो जाती थी, इसलिए एग्रीकल्चर में स्लेव्स को यूज नहीं किया जाता था। दूसरी तरफ देखिए स्लेव्स और फ्री मैन जो थे दे वर एक्सटेंसिवली यूज एज बिजनेस मैनेजर्स वेयर लेबर वाज नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर, बिजनेस मैनेजर उन्हें यूज करते थे स्लेव्स को, या जो फ्री मैन है उनको, वेयर लेबर रिक्वायर्ड नहीं होती थी ज्यादा। सो देयर वाज अ प्रिजम्पशन दैट ग्रेट डील ऑफ अटेंशन इज रिक्वायर्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, मतलब ये एक वहां पर बात थी कि लेबर को अगर अच्छे से हम ध्यान नहीं रखेंगे, टेंशन नहीं दे पाएंगे, तो शायद वो काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड हैव गेट डन, मतलब कोई भी काम बिना सुपरविजन के नहीं होता। सो सुपरविजन वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फ्री स्लेव्स और स्लेव्स, जो फ्री मैन है चाहे वो है, तो उसके लिए था कि अच्छे से सुपरवाइज उनको किया जा सके। स्लेव्स वर ग्रुप्ड इनटू गैंग्स ऑफ 10, 10 के गैंग ग्रुप का एक गैंग बना दिया गया। सो इट कुड बी इजी टू सी हु इज पुटिंग एन एफर्ट और हु इज नॉट, अगर उनको बांध दिया गया उनके पैरों को, तो नेचुरली बात है जो एक व्यक्ति एक झुकेगा काम करने के लिए, तो बाकी भी साथ साथ के साथ झुकेंगे, क्योंकि पैर बंधे हुए थे उनके एक साथ एक दूसरे के साथ। तो एक तरह की एक वर्स्ट कंडीशन थी, इवन दे कुड नॉट वॉक प्रॉपरली। सो दिस मेथड वाज criticized by Pliny the Elder, who was the uh, author of natural history, ठीक है। ही वॉज हैविंग दैट ओपिनियन कि स्लेव गैंग्स है वो वर्स्ट मेथड था ऑर्गेनाइज करने का, कि हमें सिर्फ प्रोडक्शन में इनको काम चाहिए, काम करें, लेकिन हम उन्हें किस तरीके से बांध कर गैंग्स की तरह रख रहे हैं, चेन्स में बांध करके, बिकॉज जो स्लेव्स हैं वो वर्कड इन गैंग्स यूजुअली चेन टुगेदर, तो इस तरह से उनकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो जाती थी काम करने की। सो ऑल्दो ऑल दीस लुक ड्रैकोनियन, जो है इसका मतलब है हार्श, तो ये शो करता है कि उनकी जो कंडीशन है हार्श थी। सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ लेबर कंट्रोल आर बीइंग एनफोर्स्ड, मतलब सेम कंडीशन जो थी लेबर को कंट्रोल करने के लिए लागू की गई थी। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इवन टुडे,
लेबर्स की कंडीशन इतनी बुरी है कि किस तरीके से वो काम करते, कंडीशन जहाँ पर काम करते हैं वो इतना साफ सुथरा या अच्छा इलाका नहीं है। इवन उनकी सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा जाता। अगर किसी कारण मतलब काम करते किसी लेबर की वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसके लिए मतलब उनके लिए मामूली बात है, जो ओनर है वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते। सो एक तरह का डेट कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन प्राइवेट जो मालिक थे कंपनियों के और उनके वर्कर्स के बीच में एक डेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। उसके अनुसार ये था कि क्लेम किया जाता था कि जो मालिक है वर इन डेट टू देयर एम्प्लॉयर्स, जो मालिक के प्रति जो एम्प्लॉई है वो अपने मालिक के कब्जे के नीचे दबा रहता था। सो एज ए रिजल्ट वर अंडर टाइटर कंट्रोल, मतलब वो मालिक के कंट्रोल के अंदर ही रहते थे, मालिक का पूरा कंट्रोल रहता था ऐसे वर्कर्स पर उनके बीच में, क्योंकि एक डेट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक साइन हो चुका होता था इनके बीच में। सो लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज वेंट इन इनटू डेट बॉन्डेज इन ऑर्डर टू सर्वाइव, क्योंकि उन्हें सर्वाइव करने के लिए मालिक से कर्जा लेना पड़ता था, तो कर्जा वो सारी उम्र उतार नहीं पाते थे, तो इस तरीके के उस मालिक के अधीन ही वो अपनी जिंदगी जो है वो निकाल देते थे। इवन की फैक्ट्रीज में भी जो बात की गई यहाँ पर बुक में भी है कि जो वर्कर्स थे उनको घर से जो कपड़ा डाल के आते हैं वो यहाँ आकर वर्कर फैक्ट्री में उनको एक एप्रन डालना पड़ता है जिसके ऊपर सील लगी होती थी, और उन्हें फेस पर मास्क भी डालना पड़ता था और एक नेट डालना होता था सर पर। सो जब उन्हें जब फैक्ट्री में जब छोड़ के जाते थे काम अपना खत्म करके शाम के टाइम पर, तो वो अपने कपड़े जो है वो ये सारा एप्रन चेंज करके जाते थे। तो ये सारी जो वर्स्ट कंडीशन है आज भी कई जगह पर इन वर्कर्स की देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल हायरार्की की। अब सोशल हायरार्की क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है एक तरह का आपके पास, मतलब किस तरह के कितने टाइप के लोग, जैसे सोसाइटी में 4 वर्नास होते हैं, कास्ट होते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 की कैटेगरीज आ रही है यहाँ पे। सबसे हाईएस्ट जो सोसाइटी में अगर स्टेटस किसी का कहें, स्टेटस सिंबल वो थे सेनेटर, ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर। सेनेटर, सेनेट क्या है? एक तरह की पार्लियामेंट है वहां पर। दूसरे नंबर पर आ जाता है इक्वेटिस। इक्वेटिस जो है वो सेकंड नंबर पे आने के कारण इनका जो पोजीशन है वो थोड़ी सी इनसे कम हो जाती है। सेकंड थर्ड नंबर पे आता है रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास हमेशा ही, आज भी अगर हम बात करें देखिए तो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की होती, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मिडिल क्लास में ही होते हैं, और हार्ड वर्किंग या कुछ वैल्यूज या एथिक्स वो सारे मिडिल क्लास के लोगों के पास होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारे पास, वो है ह्यूमिलोर्स। ह्यूमिलोर्स जो है वो इन तीनों से नीचे आ जाता है। ह्यूमिलोर का वैसे लिटरल जो मीनिंग है वो लोअर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा? रूरल लेबर आ जाएगी इसमें, और बहुत तरह के इसमें मतलब वर्कर्स की कैटेगरीज आ जाती है, जो वर्कर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, या माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स लेबर करते हैं ऑलिव हार्वेस्ट में, ग्रेन्स में, ग्रेन्स के फील्ड में, या बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो लेबर काम करती है, या सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन आ जाते हैं, ठीक है। इसमें वेज लेबर भी इंक्लूडेड है और कैजुअल लेबर भी। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमिलोज में आती हैं। ये सारे लेबर्स क्लास लोअर क्लास है इन अपर तीन कैटेगरी के बाद चौथी जो आती है। और सबसे लोएस्ट में जो आ जाता है लास्ट में वो है स्लेव्स, ठीक है। स्लेव जो है वो सारे दे ऑल फाउंड ऑल ओवर द वेस्टर्न एम्पायर, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में है वहां पर स्लेव जो है वो आसानी से वो अवेलेबल थे, मिल जाते थे। सो टेसिटस जो एक रोमन हिस्टोरियन है वो ये बात कहता है कि सोशल हायरार्की ऑफ द अर्ली एम्पायर, उसके अनुसार क्या था कि सबसे टॉप पर सेनेटर है और नेक्स्ट जो इक्वेस्ट्रियन क्लास आती है, तो रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल हु वर अटैच्ड टू द ग्रेट हाउस वर नेक्स्ट टू द सोशल ऑर्डर, तो नेक्स्ट ये वाले आ जाते हैं, ठीक है जी। सो अनटाइटली सोशल लोअर क्लास आ जाती है,
और स्लेव्स केम टू द बॉटम, सबसे लास्ट में ये चीज आते हैं। तो 4th सेंचुरी में और कॉन्स्टेंटाइन जो लेटेस्ट, अगर लेट एंटिक्विटी नेक्स्ट आगे हम करेंगे आगे, उसमें 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन वन जो रूलर है, वो ये कह रहा है कि सेनेटर और इक्विटीज दे हैड मर्ज्ड इनटू एक्सपेंडेड अरिस्टोक्रेसी, और कि अगर ये दोनों सेक्शन जो है इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो नेचुरली बात है इन दोनों का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा। कहा ये एक नंबर अपने आप में 100 लोग हैं, मान लो ये वहां पर 100 या ठीक है अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर 10 लोग, यहाँ पर 20 लोग, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लेके चलो आप, तो कितने 30 हो गए टोटल मेंबर जो है वो यहाँ पे 30 आ गए। इसका मतलब ये दोनों को मिलाने से इसका जो नंबर है अरिस्टोक्रेटिक क्लास, ये दोनों कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी मतलब रूलिंग है, और इनका लिटरल मीनिंग जो है उसका वो कुलीन तंत्र है, उनका नंबर जो है वो करीब बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दे एटलीस्ट हाफ ऑफ द फैमिलीज, इसमें से जो मेंबर है हाफ ऑफ द फैमिलीज ईस्टर्न या अफ्रीकन ओरिजिन था उनका, वहां से आए ये लोग। सो सेनेटर की तरह ज्यादातर नाइट्स दे वर द लैंड ओनर, जमींदार थे, बट अनलाइक सेनेटर मेनी ऑफ देम इन्वॉल्व इन द बिजनेस, तो बहुत सारे इनमें से जो वो बिजनेस एक्टिविटीज लाइक शिपिंग, ट्रेड और बैंकिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ठीक है जी, सो नेक्स्ट चलते हमारे पास आगे आ जाता है। सो लेट रोमन अरिस्टोक्रेसी जो है दैट वाज वेरी वेल्दी क्लास, अरिस्टोक्रेटिक लोग जो है क्लीन तंत्र है, नेचुरली बात है वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं या कुछ बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो वो अमीर रहेंगे, वेल्दी है, बट द लेस पावरफुल देन प्योरली मिलिट्री एलाइट, मतलब वो वेल्दी तो है पर मिलिट्री से, आर्मी से कम पावरफुल है, सो दे वर लेस पावरफुल देन मिलिट्री एलाइट। सो ये जो लोग हैं दे केम एंटायरली फ्रॉम नॉन अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड, लेट रोमन एम्पायर में जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो नॉन अरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये नहीं कि उनके बैकग्राउंड भी वहीं से अमीर, ऐसा नहीं है। सो नेक्स्ट सोशल हायरार्की में हम डिटेल में आगे बात कर रहे हैं। अब ये है मिडिल क्लास, तो इट कंसिस्टेड ऑफ पर्संस वर्किंग इन ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या प्रॉस्परस अमीर मर्चेंट्स या फार्मर्स, कोई भी मिडिल क्लास का हिस्सा जो है वो वहां पर थे, बन सकते थे। अब ओलंपियाडोरस एक कौन है, ये हिस्टोरियन है अर्ली 5th सेंचुरी में, तो ये कहता है कि अरिस्टोक्रेसी किस बात पर बेस्ड थी, सो बेस्ड इन द सिटी ऑफ रोम। सो इनकी इनकम कितनी थी, एनुअल इनकम इनकी अप्रोक्सीमेट 4000 पॉन्ड्स और ऑफ गोल्ड फ्रॉम देयर स्टेट, ये उनकी इनकम थी। किन की इनकम, अरिस्टोक्रेसी क्लास की। ये कौन कह रहा है, एक हिस्टोरियन 5th सेंचुरी का जिसका नाम है ओलंपियाडोरस। सो दे आल्सो कंज्यूम्ड ग्रेन, वाइन और अदर प्रोड्यूस which would have amounted to 1/3 of the income in gold, मतलब ये इतनी चीजें ये लोग खाते थे जिसकी कि अब ये कहो कि वैल्यू 1/3 ऑफ इनकम इन गोल्ड में आती है, उनकी इनकम का 1/3 जो गोल्ड में अगर करें तो इतनी चीजें ये लोग कंज्यूम करते थे। सो इनकम ऑफ द हाउस होल्ड एट रोम ऑफ सेकेंड क्लास वॉज 1000 और 1500 पाउंड, और जो इनकम है हाउस होल्ड आम लोगों की सेकंड क्लास की, तो वो 1000 या 1500 जो पाउंड्स थे गोल्ड में, तो इसका जो है वो 1/3 जितना उनकी इनकम का चल रहा है वो 1/3 कंज्यूम, इतना चीजें ये कंज्यूम कर लेते थे ये लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट है बिलो द मिडिल क्लास वर द वास्ट क्लास, बड़ी क्लास सबसे ज्यादा लोग थे वो ह्यूमिलोज थे। अभी मैंने ऊपर आपको बताया इसमें कितनी तरह के लेबर जो है वर्कर्स हैं वो सारे इसमें शामिल होते थे। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग वैसे लोअर है। सो दे कंसिस्टेड ऑफ रूरल लेबर्स, तो यहाँ पर वो सारी डिटेल जो मैंने ऊपर बोली है वो सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। ठीक है जी, माइग्रेंट वर्कर है जो ग्रेन ऑलिव हार्वेस्ट में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिजन्स हैं, और हु आर इन बेटर कंडीशन देन द वेज वर्कर, इनकी कंडीशन वेज वर्कर
दिहाड़ीदार मजदूरों से थोड़ी अच्छी थी। इसमें और कौन शामिल होता है? लार्ज नंबर ऑफ कैजुअल लेबरर्स दैट एम्प्लॉयड इन द बिग सिटीज। और फाइनली जो लास्ट हमारे पास क्लास आ जाती है वो थी यहाँ पर स्लेव्स की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट क्लास जो है वो स्लेव्स की आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में आ जाता है मॉनिटरी सिस्टम लेट एम्पायर का कैसा रहा है। मॉनिटरी सिस्टम, मॉनिटरी ब्रोक डाउन इन द लेट एम्पायर। ठीक है, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बाद जो लेट एम्पायर है, लेट एंटिक्विटी है, उसमें जो है मॉनिटरी सिस्टम जो उसकी कह लो कि ब्रेक डाउन हो चुका था। सो बिकॉज स्पेनिश सिल्वर माइंस में से जो सिल्वर है वो खत्म हो चुका था, मतलब जितना भी माइंस में सिल्वर था उसको खोद खोद करके निकाल लिया गया, सिक्के बना दिए गए। लेकिन लेट एंटिक्विटी के कारण के टाइम पर, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बाद जब लेट एंटिक्विटी का पीरियड आता है, फोर्थ से सेवन सेंचुरी, तब ये जो है चांदी जो है खान से माइन से खत्म हो चुकी थी। अब सरकार ने दूसरा उसको ऑल्टरनेटिव ढूंढा, सो दे इंट्रोड्यूस अ न्यू डिनोमिनेशन इन गोल्ड जिसे सॉलिडस कहा जाता था। ठीक है जी। सो रोमन ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, क्या उनका रोल था लेट रोमन एम्पायर में? सो ब्यूरोक्रेट्स ऑफ लेट रोमन एम्पायर दे वर एट हायर और मिडिल लेवल। सो उनकी सैलरी किस में आती थी? दोनों तरफ ब्यूरोक्रेट्स थे, हाई भी थे, मिडिल क्लास में भी लोग थे, पर सैलरी उनको किस में मिलती थी? गोल्ड में। और ये सारा गोल्ड किस में इन्वेस्ट करते थे? बाइंग लैंड्स, जमीन खरीदने में अपना पैसा जो है सैलरी गोल्ड के रूप में उसको इन्वेस्ट करते थे। सो करप्शन भी नेचुरली बात होनी जरूरी है। अगर इतना पैसा आप सैलरी जो आपको गोल्ड में मिल रही है आप उसको लैंड बाय कर रहे हो, तो नेचुरली बात है कहीं ना कहीं ये करप्शन रहेगी। सो करप्शन कहाँ थी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुडिशरी और मिलिट्री सप्लाईज में। ठीक है, जो मिलिट्री का सामान है उसको कहीं और बेच करके लोग प्राइवेट बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाने लगे। सो एक्सटॉर्शन बाय हायर ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो हायर क्लास के जो लोग हैं वो जबरन वसूली, एक्सटॉर्शन होता है जबरदस्ती पैसे वसूलना किसी से। तो हायर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो जबरदस्ती लोगों से पैसे वसूलते थे। प्रोविंशियल गवर्नर्स भी इसमें कम नहीं थे, पीछे नहीं थे, तो उनका काम भी यही था लोगों को डरा कर धमका कर उनसे पैसा वसूलना। सो बट द गवर्नमेंट इंटरवीन, पर गवर्नमेंट अगर कंप्लेंट जाती थी तो गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करके इसको कोशिश करने की, स्टॉप करने की कोशिश करती थी, टू स्टॉप दिस फॉर्म ऑफ करप्शन। उसके लिए कुछ कानून भी बनाए गए ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके। से हिस्टोरियंस और अदर मेंबर जो इंटेलिजेंसिया, दे डिनाउंस्ड सच प्रैक्टिसेस। वो कुछ हिस्टोरियंस और जो बुद्धिजीवी हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस की वो जो है वो निंदा करते थे। सो रोमन एम्परर्स वर नॉट फ्री टू डू एनीथिंग एज दे लाइक। तो रोमन एम्परर्स भी एक तरह का चेक था, वो भी अपनी मर्जी से कोई भी काम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते जो कि जनता के खिलाफ हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फोर्थ सेंचुरी में अगर बात करें, सो द ट्रेडिशन ऑफ रोमन लॉ जो बना हुआ था वो रोमन लॉ एक तरह की ब्रेक का काम करता था। ठीक है, और अगर कोई राजा निरंकुश होना या अपनी पावर्स को मिस यूज करता था तो उसके ऊपर एक ब्रेक का काम करता था। जो फोर्थ सेंचुरी में बने हुए लॉ है वो एक ब्रेक का काम करते थे एंड वाज एक्टिवली यूज्ड। ये लॉ यूज किए जाते थे सो दैट लोगों के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। So because of these laws, powerful bishops could deal with the powerful emperors. तो इस लॉज के कारण ही जो बिशप्स थे वो जो निरंकुश या ज्यादा पावरफुल हो चुके लोगों को कंट्रोल में कर पाते थे। When they were extremely harsh on civilian population, जब ये एम्परर अपनी पावर का मिसयूज करके सिविलियन लोगों पर जो है अत्याचार करते थे, एक्सट्रीमली हार्श अत्याचार करते थे, तब बिशप इन लॉज द्वारा इन राजाओं पर, पावरफुल राजाओं पर अंकुश, नियंत्रण या कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है लेट एंटीक्विटी, दैट इज फोर्थ से सेवंथ सेंचुरी का हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। सो टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फाइनल फैसिनेटिंग पीरियड। अब दोबारा से जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बाद जो रोमन एम्पायर है थोड़ा सा कह लो कि डिस्टर्ब हुआ। नेचुरली बात है कहीं अगर क्राइसिस आते हैं किसी भी कंट्री में तो उस कंट्री की इकोनॉमी
और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर होता है। उसके बाद अब दोबारा से जो टाइम पीरियड था वो एवोल्यूशन का था, ठीक है, दोबारा से विकास करने का था। और उसके बाद रोमन एम्पायर का अंत भी हम लोग इसी में करेंगे आगे। So term used to describe the final fascinating period in the evolution and break of Roman Empire that refers to from 4th to 7th century. ठीक है जी। So this period saw considerable changes in cultural, economic and administrative levels. ये change हुए cultural level पर, economy में और administration में, ठीक है जी। So changes affected by the emperor Diocletian in administration. First है जो ruler था वो Diocletian था, जो administration में जिसने कुछ changes किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर कुछ और चेंज कर रहे थे क्योंकि ये रेड से लिखा हुआ है, तो समथिंग ब्लू, राइट। तो द एम्परर डायक्लिटियन जो है दैट अबंडेंट टेरिटरीज विद लिटिल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक, जिन इलाकों की सैनिक या आर्थिक महत्ता कम थी उन इलाकों को डायक्लिटियन ने छोड़ दिया। बेटर है कि उसको अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया, अबंडन मतलब छोड़ दिया, जिनकी सैनिक और आर्थिक महत्व कम था, जिन इलाकों का, जिन टेरिटरीज का, ठीक है। एक ये हो गया, क्योंकि जो अगर जिसमें से पैसा कमा रहा है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए तो खर्चा उतना ही आएगा ना, तो लेकिन इनकम कम हो रही है तो उसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी नहीं है, सैनिक को कोई महत्व भी नहीं है, तो बेटर है कि उस इलाके को छोड़ दो। तो यही सबसे पहले इसने चेंज किया। दूसरा था उसने अपने फ्रंटियर्स की किलेबंदी की, फोर्टिफाइड मतलब किलेबंदी, अपनी सीमाओं की किलेबंदी की। एंड उसने जितने अपने प्रांत है साम्राज्य में, प्रांतों की बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया कि ये इस प्रांत की बाउंड्री है, ये उस प्रांत की बाउंड्री है, और सिविलियन और मिलिट्री फंक्शंस को सेपरेट किया, ठीक है। पहले वो कोई भी एक सिविलियन मिलिट्री में काम कर सकता था या मिलिट्री वाला व्यक्ति जो है वो सिविलियन काम भी कर सकता, तो बेटर था इसने अब इन दोनों को अलग कर दिया। दूसरा ये चेंज किया इसने। तीसरा ही ग्रांटेड ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द मिलिट्री कमांडर्स, इसने सैनिक कमांडरों को स्वतंत्रता दे दी, मतलब कुछ हद तक जो ऑटोनॉमी हम कहते थे स्वतंत्रता दे दी, हु बिकेम पावरफुल। सो कॉन्स्टेंटाइन उसके बाद नेक्स्ट आता है रूलर कॉन्स्टेंट, ही कंसोलिडेटेड सम ऑफ दीस चेंजेस, और कुछ अपनी तरफ से भी उसने ऐड कर दिए, ठीक है जी। अब ये चेंजेस किए देख लीजिए, आपके लिए आपको ये 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट नहीं तो बड़ा क्वेश्चन भी आपके लिए पूरे का पूरा लेट एंटीक्विटी का 8 मार्क्स में भी आ सकता है। कुछ इनोवेशन जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन वन ने की, अब इसके लिए हम दोबारा से अपना पेन चेंज करेंगे, समथिंग ये ग्रीन वाला कुछ, क्योंकि ये भी ब्लूइश में है। चलिए, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन वर इन द मॉनेटरी स्फीयर, इसने सबसे ज्यादा काम किसमें किया, पैसे के क्षेत्र में, मॉनेटरी में। क्या किया इसने कि कॉइन प्योर गोल्ड का 4.5 ग्राम, जिसका नाम था सॉलिडस, जो हम ऊपर करके बता रहे थे, ठीक है। सॉलिडस इसने जो है वो इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि सोना चांदी जो है खानों से खत्म हो गया था, अब ध्यान दोबारा सरकार का कहाँ गया, सोने की तरफ। तो इसका वेट कितना था, 4.5 ग्राम, प्योर गोल्ड था। सो दिस कॉइन्स वर मिंटेड इन द मिलियंस, ये मिलियंस की संख्या में बनाए गए। सो एक और इनोवेशन है, दैट इज क्रिएशन ऑफ सेकंड कैपिटल एट कॉन्स्टेंटिनोपल, दूसरी कैपिटल इसने वहां बनाई कॉन्स्टेंटिनोपल में। अब इकोनॉमिक लाइफ में क्या चेंज किए, ये तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए। अब इकोनॉमिक लाइफ में, इकोनॉमी में कुछ चेंजेस किए। So late antiquity period that witnessed considerable change in economic life, क्या किया, मॉनेटरी स्टेबिलिटी करवाई, ठीक है। मॉनेटरी में मतलब जिसको हम आर्थिक कह सकते हैं, आर्थिक स्थिरता, और पॉपुलेशन जो एक्सपैंड हो रही थी वो स्टिमुलेट कर रही थी इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेचुरली बात है, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है तो वो हमारे आर्थिक विकास को रोक सकती है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन। तो मॉनेटरी भी जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। सो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड शो करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन रूरल एस्टेब्लिशमेंट, तो कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि गांव के इलाकों में कुछ इन्वेस्टमेंट की गई,
क्या क्या था गांव में? इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, मतलब इंडस्ट्री लगाई गई। इंडस्ट्री किस चीज की थी? ऑयल प्रेसेस की, और ग्लास फैक्ट्री, कांच की, शीशा बनाने की, ठीक है। और ऑयल प्रेसेस क्या आता है इसमें? स्क्रू वगैरह कैसे उसको मतलब टाइट किया, घुमाया, स्क्रू जो है वो आ जाता है इसमें। सो इन न्यू टेक्नोलॉजी, और ठीक है जी, मल्टीपल वाटर मिल्स, स्क्रू प्रेसेस, सॉरी ऑयल प्रेसेस जो है वो पहले ऑयल की जो है इंडस्ट्री, और स्क्रू प्रेसेस नेक्स्ट वाला है। ये स्क्रू प्रेसेस और मल्टीपल वाटर मिल्स, और बहुत सारी वाटर मिल जो है वो लगाई गई, पंचक्की टाइप जिसको हम बोल देते हैं, पानी से चलने के लिए, ठीक है। ये चेंज की इकोनॉमी। इसके अलावा आ जाता है द पीरियड ऑल्सो सॉ रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और इस समय ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड होता था उसको प्रमोट किया गया, ठीक है। ज्यादा दूर के देशों के साथ हम व्यापार करेंगे तो उसमें प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा। सो दिस ऑल लेड टू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी, जिसके कारण तेजी से शहरी विकास हुआ, और शहरों का कह लो कि शहर खुशहाल हुए, उनकी खुशहाली बढ़ी। हाँ, पहले इसका आ जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, प्रशासनिक विकास, ये इकोनॉमिक, और नेक्स्ट आ गया हमारा रिलीजियस लाइफ। अब देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ में भी कुछ चेंजेस हुए। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने डिक्लेयर किया कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ऑफिशियल रिलीजन रहेगा रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी में। ये आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि किस रूलर ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन जो है वो डिक्लेयर किया? तो आंसर क्या आएगा? कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट। सो नेक्स्ट है 7th सेंचुरी वाज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ इस्लाम, तो 7th सेंचुरी में इस्लाम का उदय हुआ। सो द ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड बोथ ग्रीक एंड रोमन दैट हैड बीन पॉलीथीस्ट, मतलब अगर हम बात करें ग्रीक और रोमन के धार्मिक संप्रदाय या कल्ट की, तो उसमें क्या है? बहु देवी देवता, पॉलीथीस्ट होता है बहु देवी देवता, मतलब एक से ज्यादा, बहुत सारी देवी देवताओं को वो लोग मानते थे। सो द अदर रिलीजन इन द एम्पायर वाज जुडाइज्म और इस्लाम, और इस समय और भी दो धर्म जो इस्लाम और जुडाइज्म जो है, जुडाइज्म भी धर्म है बच्चे, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ये भी एक धर्म है, और इस्लाम ये भी वहां पर प्रचलित हो चुके थे, दो धर्म, ठीक है जी। ये सारा हमने किया अभी तक जो है रूलर्स के लेट एंटिक्विटी का पार्ट है। तो इसी में आगे हमारे पास आ जाता है डिक्लाइन, इतनी प्रॉस्पेरिटी हुई, अब हमारे पास ये आ जाता है डिक्लाइन रोमन एम्पायर का। So Roman Empire was divided into eastern और western halves in the 4th century. 4th century CE में जो रोमन एम्पायर है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो हिस्सों में बंट गया। हाफ मतलब दो हिस्सों में, आधा हिस्सा ईस्टर्न में, आधा हिस्सा वेस्टर्न में। सो नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग लेट एंटिक्विटी पीरियड जनरल प्रॉस्पेरिटी वाज स्पेशली मार्क्ड इन द ईस्ट, ईस्ट में ज्यादातर जो विकास हुआ है, आमतौर पर जो खुशहाली देखने को मिली है वो ईस्टर्न प्रोविंसेस में मिली, तो वेस्टर्न में नहीं थी या कम थी। सो ईस्टर्न रोमन एम्पायर पॉपुलेशन वाज स्टिल एक्सपेंडिंग टिल 6th सेंचुरी, तो पॉपुलेशन अभी भी 4th से बढ़ी हुई 6th सेंचुरी तक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली गई। सो ईस्ट रिमेन यूनाइटेड अंडर द एम्परर जस्टिनियन, तो नेक्स्ट रूलर का नाम आ जाता है जस्टिनियन। उसके अंदर ईस्ट जो है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो गठित रहा, संगठित रहा, यूनाइटेड रहा। सो देयर वर वॉर बिटवीन रोम एंड ईरान ड्यूरिंग 7th सेंचुरी, तो 7th सेंचुरी में एक बार फिर जो है रोम और ईरान के बीच में युद्ध हुए। पहले भी हम 3rd सेंचुरी में कर चुके हैं, और अब फिर 7th सेंचुरी में। सो ईस्ट रोमन एम्पायर केम टू बी नोन एज, बाद में ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटियम कहा जाने लगा, ठीक है जी। सो एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम जो है दैट हैज बीन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ एशियन वर्ल्ड। इस्लाम का एक्सपेंशन जो है एक बहुत बड़ी एक राजनीतिक क्रांति के रूप में कह लो कि उभरा प्राचीन इतिहास में, प्राचीन विश्व के इतिहास में इस्लाम का जो एक्सपेंशन है वो ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, एक महान राजनीतिक क्रांति
का एक चिन्ह था। सो लार्ज पार्ट ऑफ रोमन एंड ईरानियन एम्पायर हैड फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ अरब। इस तरह रोमन का ज्यादा हिस्सा और ईरान का ज्यादा हिस्सा कहाँ चला गया? अरब के हाथों में। ये दोनों आपस में पहले युद्ध लड़ रहे थे, उसके बाद तो अरब ने इन दोनों के युद्ध का या एनिमिटी का या दुश्मनी का फायदा उठाया और दोनों के काफी इलाकों पर अधिकार कर लिया अरबों ने। सो नोमैडिक ट्राइब इन फ्रंटियर एरियाज, जो फ्रंटियर एरियाज थे, सीमांत प्रांत, वहां पर जो फ्रंटियर ट्राइब्स थी, गोथ, विसिगोथ्स, वंडल्स और बाकी और बहुत सारे, दे अटैक द रोमन एम्पायर इन द वेस्ट। अब यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे इन लोगों ने, नोमैडिक ट्राइब्स है, खाना बदोश बंजारों की ये ट्राइब्स है, ये ट्राइब्स के नाम है। ये आपको अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन आ सकता है, जिन्होंने 5th सेंचुरी सीई में वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर हमले करने शुरू कर दिए, अटैक कर दिए। ठीक है जी। सो जर्मेनिक ग्रुप, जर्मन का ग्रुप एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम विद इन द एम्पायर। अब रोमन एम्पायर के बीच में ही जर्मन के लोगों ने अपनी किंगडम, अपना एक राज्य स्थापित कर लिया, राज्य के बीच में राज्य स्थापित कर लिया। सो विद द प्रमोटिंग ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, अ होली रोमन एम्पायर वाज फॉर्म्ड फ्रॉम सम ऑफ दीज किंगडम्स फ्रॉम 9th सेंचुरी सी। ठीक है जी। सो विद द प्रॉम्प्टिंग ऑफ द क्रिश्चियन चर्च के प्रॉम्प्ट करने से, उकसाने से होली रोमन एम्पायर फॉर्म हुआ इन्हीं इलाकों में से फ्रॉम 9th सेंचुरी सीई, 9वीं सदी के बीच में। ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, जो सीबीएसई का बोर्ड है। अदर स्टेट बोर्ड अगर है तो उसमें 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, दैट डिपेंड्स। ठीक है जी। आप जो वीडियो है कौन सी स्टेट से, कौन से एरिया से देख रहे हो। अब कुछ टर्म्स जो हैं यहाँ पर यूज की गई हैं, कीवर्ड्स है, पूरे सारे चैप्टर में यूज किए गए, वो रिपब्लिक और सेनेट, सिविल वॉर और ट्रांसह्यूमेनेंस और ड्रैकोनियन। रिपब्लिक क्या है? नेम फॉर रजीम, रजीम मतलब टाइम पीरियड, काल, कार्यकाल, राज्य। द नेम फॉर रजीम इन विच द रियलिटी ऑफ पावर लिव विद द सेनेट, मतलब ये उस टाइम पीरियड की बात हो रही है जब सत्ता जो है वो सेनेट, पार्लियामेंट के हाथों में थी। ठीक है, रिपब्लिक था तब रोमन में। सेनेट क्या है? एक बॉडी डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी फैमिलीज, कुछ अमीर लोगों के ग्रुप जो है, उनके ग्रुप को ही सेनेट जो है कहा जाता था, जो देश का शासन प्रबंध चला रहे थे। सो सिविल वॉर क्या है? आर्म्ड स्ट्रगल फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री, कंट्री के बीच में लोगों में एक आर्म्ड युद्ध होना, स्ट्रगल होना, मतलब हथियारों का युद्ध। जैसे मतलब नेचुरली बात है, जो दो लोग लड़ रहे हैं वो हथियारों से लड़ेंगे, तो ये कुछ ना कुछ हथियार, तो आर्म स्ट्रगल इसको बोला जाता है सेम कंट्री में। ट्रांसह्यूमेनेंस क्या है? दैट इज हर्ट्समैन्स रेगुलर एनुअल मूवमेंट, जो चरवाहे होते हैं, गडरिये होते हैं, भेड़ बकरियां चलाने वाले, उनकी एनुअल मूवमेंट कब होती है? जब मौसम चेंज होता है। हायर माउंटेन रीजन में तब जाते हैं वो जब मौसम गर्मी का होता है, जब सर्दी का होता है तो वो नीचे के एरिया में, लो लाइंग एरिया में आ जाते हैं, सो दैट वो अपने जानवरों के लिए चारागाह जो है उन्हें मिल सके। ठीक है जी। ट्रांसह्यूमेनेंस का मतलब है जो गडरियों की मूवमेंट पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक। मैदानी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मैदानों में आ जाते थे, मतलब ऊपर वाले पहाड़ से लेकर नीचे वाले थोड़ा सा कम हाइट के जो है वहां पर वो आ जाते थे मौसम बदलने पर। सर्दी का मौसम हो तो नीचे आ जाते, गर्मी का मौसम हो तो दोबारा वो माउंटेन्स पर चले जाते थे। सो नेक्स्ट है, द लास्ट वन इज ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब है हार्श, कठोर, कठिन। सो 6th सेंचुरी BC ग्रीक लॉ मेकर ड्रैको which prescribed death as a penalty for most crime, मतलब अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता था तो उसके लिए जो है वो डेथ पेनल्टी होती थी। सजा किसकी मिलेगी? मृत्यु दंड। सो ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ड्रैकोनियन हार्श है।
ड्रेसर 20M4A जो है ऑयल कंटेनर है, स्पेशली ऑलिव ऑयल। एक तरह के लिए ड्रेसर 20M4A मतलब आप ये कह सकते हो कि लिक्विड का कंटेनर है। अब लिक्विड ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, वाइन भी हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आई होप कि सबको ये वाला कंटेंट जो है अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इफ यू लाइक इट, इफ यू लाइक द कंटेंट, तो तब तो एक लाइक बनता है इस चैनल को, स्कूल कॉर्नर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।